हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पेपर था 24 तारीख का, पहली शिफ्ट का जो पेपर था, किस प्रकार से पेपर आया है उसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे इस पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताना चाहेंगी। जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर है दोस्तों, इसमें क्या आते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 का टारगेट ये होता है। प्लस जो नॉन टेक्निकल के आते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये 50 नंबर के। जो टोटल जो मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, वो होता है टोटल 250 नंबर का होता है। ठीक है, जो 2018 की जो कट ऑफ गई थी 164 गई थी। ठीक है, 164 पर उसका हाईएस्ट ये था। 164 तक के जितने भी बच्चे के नंबर थी उन बच्चों को क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको अब की बार जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए जो एग्ज़ाम लगेगी उसकी कट ऑफ मिनिमम आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि 180 या 190 के समथिंग आपके नंबर आने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कहा जाता है, सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। ठीक है, तो एक दिन अपने आप को सफल बनना है तो दोस्तों सुबह और शाम को मायने नहीं रखता, मतलब जितना चाहो उतना पढ़ो आप, तब जाकर आप सफल हो सकोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज खालिस्तान है, तो हम कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज खालिस्तान होता है, तो हम कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान का मान होता है। ठीक है, सॉरी, चार्ज पूछा है, चार्ज यानी आवेश का मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ध्यान रखना। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, यानी ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका ई ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रोवाइड करने के लिए एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। तो हम कैसे दोस्तों, इसके लिए हम सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, क्यों बराबर आई इंटू टी। लेकिन क्या पूछ रहा है, चार्ज का मान पूछ रहा है। ठीक है, चार्ज प्रवाहित होता है, तो एक क्वेश्चन है कि 1 मिनट में 10 एम्पीयर तक करंट प्रवाहित करने के लिए एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कूलाम का चार्ज यानी क्यू बराबर आई इंटू टी। धारा का मान कितना हुआ, 10। ठीक है, और समय सेकंड में लिया जाता है 10 इंटू 6, यानी कितना हुआ, 10 इंटू 60 करें तो 600 कूलाम। यानी ऑप्शन दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरे हरे दूसर चमकीले लाल रंग का रजिस्टर खालिस्तान होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए एक जो कलर कोड सारणी है उसका मान ज्ञात करना होगा। कलर कोड सारणी के रूप में काबुलाना आप हनी बिससुरों को या फिर बीबी रोड ग्रेट ब्रिटेन, जैसे आपको याद है, जैसे आपको अच्छे लगे उस प्रकार से आप उसको सारणी को याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा कि इसके लिए एक फॉर्मूला लेते हैं। हमने कहा कि अब देखो कई बार क्या होता है कि जो कलर है इसमें क्या 4 दे देता है, तो 4 को कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड मल्टीपल किससे करना है, थर्ड और फोर्थ से। इस प्रकार मल्टीपल कर लेते हैं। मैंने पहला कलर जैसे भूरा हरा दूसरा चमकीला, इस प्रकार, लेकिन इसमें क्या दे रखे, 5 दे रखे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5 दे रखे, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीपल किससे करना है, फोर्थ से, फिफ्थ से और सिक्स्थ से। ठीक है, जो पहली पट्टी है उसमें फर्स्ट वाले का मान देखना है, सेकंड पट्टी में सेकंड वाले का मान, और फिर दोबारा सेकंड पट्टी में थर्ड वाले का मान, यानी दोनों का मान एक ही पट्टी में देखना है, जो कि थर्ड पट्टी। फिर जो चौथा नंबर का है इसमें जो अपनी थर्ड पट्टी होगी उसमें मान देखना है, जो 5 और छठे नंबर का है उसको लास्ट पट्टी मान देखना है। अगर मान नहीं दे रखा है, कलर नहीं दे रखा है, तो हम ±20% भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस जो सवाल इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि भूरे हरे दूसर
चमकीले लाल रंग का रजिस्टर क्या होगा। अब देखिए हमने कहा कि जो कलर कोड सारणी के अनुसार भूरा रंग है उसका मान कितना होता है, हम कह सकते हैं भूरे का 1 होता है। फिर बात करते हैं हरा का मान होता है दोस्तों 5। फिर बात करते हैं दूसर, ठीक है, तो दूसरे के रूप में हम लिख सकते हैं 8 नंबर होगा उसका। फिर आता है, फिर मल्टीपल करना है चमकीले और लाल रंग से। चमकीले का मान होता है 10 की घात -2, ठीक है, 10 की घात -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जैसे जो लाल रंग दे रखा है ये चमकीले तक आ गए, लाल रंग ±20% मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि जो ये 2 जीरो हैं यहाँ आएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये दो जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यानी 1.58 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में कार्य करता है। निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो हम कहते हैं दोस्तों इसके लिए हम करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक ताप पूर्णांक वाले पदार्थ का उपयोग प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर तीनों के समान प्रतिरोध 3 रजिस्टरों के सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसके लिए सूत्र होता है RT बराबर R1 + R2 + R3। इस प्रकार से हमने कहा 3, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं 3 3 9 यानी 3 + 3 + 3 अपॉन के बराबर क्या होगा 9, यानी ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी प्रकार से। प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है, ठीक है। प्रतिदीप्ति की इकाई होती है दोस्तों लक्स होती है, ध्यान रखना लक्स, या हम कह सकते हैं इसको ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। लक्स को हम क्या कह सकते हैं ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जो हेनरी होती है दोस्तों, हेनरी क्या होता है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है हेनरी होता है, ठीक है। टेस्ला क्या होती है, हमने कहा कि एक तो होती है वेबर या मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स की, तो और जो टेस्ला होती है, ठीक है, ये होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होती है टेस्ला, ठीक है। कूलाम की आप जानते होंगे, कूलाम किसकी होती है, तो हम कह सकते हैं कूलाम होती है दोस्तों आवेश की। बात की जाए डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल, तो हम कह सकते हैं डेसिबल दोस्तों ध्वनि की इकाई है, ठीक है। इस प्रकार आपके जो सारे कंसेप्ट हैं, सारे ऑप्शन हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है, तो हम कह सकते हैं लक्स या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम है, कॉइल का इम्पीडेंस 25 ओम है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखो, हम कह सकते हैं दोस्तों जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ अंडर रूट नहीं है ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब देखो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं एक्सएल का स्क्वायर बराबर ये माइनस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 25 का स्क्वायर, 25 और 15 का स्क्वायर दोनों में क्या 625 डायरेक्ट कर लेते हैं, -15 का स्क्वायर 225, घटाए कितना है 400, जो ये अंडर रूट है ये स्क्वायर है यह क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो हमको 400 किसका है, तो हम कह सकते हैं 20 का है, ठीक है। 400 किसका है 20 का है, तो ऑप्शन दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि आग की इनमें से कौन से वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है। देखिए दोस्तों आग के इनमें से कौन से वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है, तो हम कह सकते हैं जो विद्युतीय उपकरण में होने वाली आग है दोस्तों वो शामिल होती है वर्ग सी में, ठीक है। तो जो हमारा जो
ये राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान टेक्निकल बोर्ड है, इसने क्या माना है, ऑप्शन सी माना है। वैसे बहुत सारी जो किताबें हैं इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ध्यान रखना। लेकिन इसने हमारा सी माना है, तो हमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें भी सी पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर मोडो एंड टर्न्स का अनुपात क्या होगा। एक स्टेप अप कोई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप क्या होगा, जिसमें जो वोल्टेज है उसके मान क्या करता होगा, वो बढ़ाता होगा, वोल्टेज का मान उसमें ज़्यादा होता होगा, कह सकते हैं हम। तो हमने कहा कि जो ट्रांसफार्मर मोडो एंड टर्न्स का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो स्टेप अप में वैसे होता है दोस्तों, एक से अधिक होता है, ध्यान रखना, एक से अधिक होता है। या हम कह सकते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो के यानी एक से अधिक होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और प्राइमरी में टर्नों की संख्या, ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप की बात कर रहा है तो स्टेप अप में ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा यानी एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान क्या होगा। तो दोस्तों करंट का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र फॉर्मूला याद है। देखिए हम कह सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, या हम कह सकते हैं कि I बराबर Q बटा टी। अब आवेश का मान कितना है 40, समय का मान कितना है 4 सेकेंड, 4 से कितनी बार गए 10 बार, यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ध्यान रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलाम है तो हस्तांतरित ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आया तो हमने कहा कि हमें सूत्र लगाना है V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हस्तांतरित ऊर्जा का मान पूछ रहा है तो ऊर्जा क्या होगी W बराबर V इंटू W बराबर V इंटू E, V इंटू ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। V का मान कितना हुआ, हमने कहा कि 120 इंटू 2, तो हम कह सकते हैं 12 दूना 24, 240 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खालिस्तान का प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, यानी खालिस्तान प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी विपरीत क्रम क्या होता है, तो मुझसे कंडक्टेंस का प्रतिरोध व्युत्क्रम क्या होगा, कंडक्टेंस, यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई 1 मीटर है। अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम हो तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। देखिए प्रतिरोधकता मान पूछा है तो हम कुछ डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता रो बराबर R इंटू ए बटे में अपॉन L, तो कह सकते हैं R का मान 1, ठीक है। प्रतिरोध का मान क्या होगा 1, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग मीटर, लंबाई कितनी होगी 1, तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना आएगा 10 ही आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन परमाणु की सबसे भारी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बात की जाए सिलिकॉन और जर्मेनियम की भारी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, जबकि चालक की बात की जाए तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 होती है, ठीक है। अब देखिए एसी का औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को, एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को दोस्तों क्या कहा जाता है, हम कह सकते हैं फॉर्म फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर बराबर होता है दोस्तों प्रभावी मान बटे औसत मान कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है औसत मान से आरएमएस मान, ठीक है। औसत मान से आरएमएस मान का अनुपात क्या होगा, फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार का वाटमीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। इनमें से किस प्रकार का वाटमीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कह सकते हैं इंडक्शन टाइप। इंडक्शन का अस्तित्व किसमें होता है, एसी परिपथ में, तो हम कह सकते हैं इंडक्शन टाइप का वाटमीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पदार्थ की करंट इंटेंसिटी 9 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर है तो ये कितना करंट प्रवाहित कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए होता है कि जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, करंट डेंसिटी का हम सूत्र की बात करें तो J बराबर I/A होता है, ठीक है। तो I धारा का मान पूछ रहा है तो I बराबर J इंटू A। करंट डेंसिटी का मान कितना हुआ 9 और जो A का मान कितना हुआ 5, यहाँ पे देखो, ठीक है, 9.45 एम्पियर, यानी ऑप्शन इसमें दोस्तों A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर करंट पैदा करता है, ये कितनी बिजली खर्च करता है, यानी पावर का मान। तो हम कह सकते हैं P बराबर V इंटू आई। वोल्टेज मान कितना हुआ 250, धारा का मान 4, 250 इंटू 4 करेंगे कितना है 1000 वाट। 1000 वाट को हम कह सकते हैं 1 किलोवाट हावर, यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। बिल्कुल आसान से सवाल है, देखो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके चलना, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है ये सब मैं आपको बताते रहूँगा साथ साथ, लेकिन आप थोड़ा सा देखते भी चलना, ठीक है। खालिस्तान के लिए बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। बैटरी को समानांतर में जोड़ा कहाँ जाता है, जहाँ हमें करंट की क्षमता बढ़ानी हो, यानी करंट का मान ज़्यादा लेना हो वहाँ पे, यानी करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए बात की जाए कि जो बैटरी है उनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो हम कहते हैं अधिक विद्युत आवेश प्राप्त करने के लिए, यानी अधिक वोल्टेज का मान प्राप्त करने के लिए बैटरी को श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है, जबकि समानांतर क्रम में करंट की क्षमता बढ़ाने, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी खालिस्तान मापने के लिए, हम कहते हैं इसके चार्ज होने की स्थिति को या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप पे हरे रंग की रोशनी पैदा करता है, रोशनी देता है, पैदा करता है। हरे रंग की रोशनी के लिए दोस्तों हम जिंक सिलिकेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ई दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिंक सिलिकेट के लिए हरे रंग की रोशनी, जो जिंक सिलिकेट पदार्थ है इसका उपयोग किया जाता है हरे रंग की रोशनी देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़ का उपयोग, फ्यूज़ का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है। फ्यूज़ का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, देखिए क्या पूछ रहा है, फ्यूज़ का मुख्य कार्य, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, संचालन की रक्षा करना और लाइन की रक्षा करना, ठीक है, अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना, परिपथ खोलना, इन सब। तो हम कह सकते हैं फ्यूज़ का जो मुख्य कार्य निम्न में से हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्य कार्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लेड एसिड बैटरी प्लेटों को मजबूती देने के लिए निम्न से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। जो लेड एसिड बैटरी इसकी प्लेटों को मजबूती देने के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि एंटीमनी धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंटीमनी धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड्स की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए दोस्तों 4 डायोड की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड की आवश्यकता होती है। बात करता है कि हाफ वेव के लिए, ठीक है, हाफ वेव के लिए 1 डायोड की आवश्यकता होती है, जबकि बात करता है कि फुल वेव के लिए 2 डायोड, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए तो हम पूछते हैं 4 डायोड का उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर यानी 4 डायोड का उपयोग किए जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक लोहा के हीटिंग तत्व को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोहा की हीटिंग तत्व को यानी हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम कह सकते हैं नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, एक तो होता है नाइक्रोम, एक होता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है कि बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोकपल का इस्तेमाल दोस्तों यानी उच्च तापमान के मान को मापने के लिए, तो हम कह सकते हैं जो थर्मोकपल का उपयोग तापमान के मान को मापने के लिए किया जाता है। जो 26वां क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर क्या करता है,
ये उच्च तापमान को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, निम्न में से कौन से ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, एक होता है पीटीसी, एक होता है एनटीसी, एक होता है दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं कि ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, एक होता है जैसे धनात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ, ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ और न्यून प्रतिरोध वाले, न्यून ताप गुणांक वाले पदार्थ। तो हम कह सकते हैं पीटीसी क्या होगा, इसमें तापमान प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। और एक ऐसा होता है कि किसमें ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है दोस्तों यूरेका मैग्नीन। अगर दोनों मान लीजिए ऑप्शन में आते हैं तो आपका फर्स्ट ऑफ आंसर क्या होगा, मैग्नीन, आपका जो पहले आंसर के रूप में चॉइस करेंगे मैग्नीन का। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक क्या होता है, एक तो हम कह सकते हैं द्विपार्श्विक घटक भी कह सकते हैं। प्रतिरोधक को दोस्तों देखिए, प्रतिरोधक को हम कह सकते हैं द्विपार्श्विक घटक भी कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं सक्रिय घटक भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं जो प्रतिरोधक किसका उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं एक होता है देखो, एक निष्क्रिय घटक और होता है। सक्रिय घटक क्या होते हैं कि वे घटक जो ओमर किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करते, ध्यान रखना। और निष्क्रिय घटक वे घटक जो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के नियमों का पालन करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध किसका उदाहरण है, तो प्रतिरोध दोस्तों द्विपार्श्विक घटक का और निष्क्रिय घटक दोनों को उदाहरण, ध्यान रखना, द्विपार्श्विक घटक और निष्क्रिय घटक दोनों के, यानी ए और सी, ध्यान रखना। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी द्विपार्श्विक घटक का और निष्क्रिय घटक का, ये तो जो सक्रिय घटक है ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है? भाई धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है? सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस करता है, यानी प्रतिरोध करता है। ऑप्शन दोस्तों बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधारित्र को कभी भी किस में कूटबद्ध नहीं किया जाता है? ध्यान रखना, संधारित्र नैनो फैराड में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नैनो फैराड में, पिको फैराड में कर सकते हैं, माइक्रो फैराड में, फैराड में कर सकते हैं, लेकिन किलो फैराड में कभी कूटबद्ध नहीं किया जाता है। यानी ऑप्शन ई दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार एक नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में सभी IR ड्रॉप्स और EMF का बीजगणित योग सदैव क्या होता है? तो हम कह सकते हैं सदैव क्या होता है दोस्तों, सदैव शून्य होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड दिस किरचॉफ करंट लॉ, ये KVL, ये KCL। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ ये दोस्तों आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? डीसी मशीन की चाल दोस्तों हम कह सकते हैं टैकोमीटर द्वारा डीसी मशीन की चाल मापी जाती है RPM में। ठीक है, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, पायरोमीटर उच्च तापमान मापता है, एमीटर धारा के मान को मापता है, मल्टीमीटर को हम कह सकते हैं दोस्तों AVO मीटर, यानी एम्पियर मीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर, यानी तीनों का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो हम कह सकते हैं टैकोमीटर द्वारा इसकी चाल मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत की जाने पर मोटर, तो हम कह सकते हैं जब पोलैरिटी यानी ध्रुवता, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोलैरिटी यानी होता है दोस्तों ध्रुवता। भाई जब उसकी ध्रुवता हम विपरीत कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी चाल है वो क्या होगी, विपरीत दिशा में, व्यतिक्रम दिशा में चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? डीसी मशीन की यांत्रिक हानि के अंतर्गत क्या आता है? तो हम कह सकते हैं जो यांत्रिक हानि है उसके अंतर्गत दोस्तों वायु घर्षण हानि आती है, ध्यान रखना, वायु घर्षण हानि आती है। यांत्रिक हानि के अंतर्गत क्या आती है कि वायु घर्षण हानि आती है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में खालिस्तान पूर्ण भार हॉर्स में लगभग 30 से 40% तक योगदान होता है। जो 30 से 40% तक योगदान होता है वो दोस्तों कौन सी हानि होती है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों वो होती है आर्मेचर ताम्र हानि, जो कि ऑप्शन ए में दी हुई होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि आर्मेचर ताम्र हानि होती है। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है?
विद्युत कर्षण में दोस्तों देखिए, विद्युत कर्षण में दोस्तों हम कह सकते हैं कि विद्युत कर्षण में श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी मोटर यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जाती है? डीसी श्रेणी मोटर की चाल किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो डीसी श्रेणी मोटर की चाल हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र डायोटर विधि इसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, आर्मेचर डायोटर विधि इसके द्वारा भी, टेप्ड क्षेत्र द्वारा भी, और क्षेत्र कुंडली को समानांतर करके इसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक और विधि होती है इसमें वोल्टता नियंत्रण विधि। तो जो डीसी श्रेणी मोटर है उसकी 5 नियंत्रण की विधियाँ होती है, ध्यान रखना, जबकि डीसी शंट मोटर में 2 नियंत्रण की विधियाँ होती हैं। ठीक है। जो 5वीं विधि कौन सी है? तो हम कह सकते हैं वोल्टता नियंत्रण विधि। वोल्टता नियंत्रण विधि होती है। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेरेसिस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है? ठीक है। तो स्टेरेसिस लूप दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो स्टेरेसिस लूप होता है वो दोस्तों स्टेरेसिस हाउस का क्षेत्र निरूपित करता है। ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है। आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मान पूछ रहा है। तो F बराबर PN/120। तो पोलो की संख्या कितनी हुई दोस्तों? पोलो की संख्या 4 ध्रुव यानी पोलो की संख्या 4। देखो F बराबर P पोलो की संख्या, N घूर्णन गति, PN/120। ठीक है। 0 से 0 काट ली, 15 28 120, देखो 15 3 30, ऐसे नहीं काटेगा, 4 3 12। तो हम कैसे दोस्तों इसमें 50 से जड़ आएगा। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी 50 से जड़ दोस्तों आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना आप। ठीक है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ते हो या नहीं, या फिर आप सॉल्व करते हो या नहीं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। दोस्तों जो एक क्वेश्चन दिया है मैंने ये आपके गृह कार्य के लिए दिया है वैसे। ठीक है। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि लगभग जितने भी जो इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी होंगे जो मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं कहना चाहूँगा कि सबको आता होगा इस क्वेश्चन। तो मैं कमेंट के माध्यम से और जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कितनी है, कितनी पढ़ रहे हो आप। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्वयं देना आंसर। ठीक है। स्वयं आंसर देना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न से कौन सा कार्य करता है दोस्तों? डीसी मशीन में कम्यूटेटर कौन सा कार्य कर सकता है? दोस्तों ध्यान रखना, डीसी मशीन में कम्यूटेटर कार्य होता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में रूपांतरित करना होता है, ध्यान रखना। जबकि बात करता है कि डीसी जनित्र में, तो हम कहते हैं डीसी जनित्र में दोस्तों कार्य करता है। डीसी जनित्र की बात करता है तो एसी को डीसी में, डीसी मोटर में डीसी को एसी में, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। एसी को डीसी, डीसी को एसी, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट फील्ड करंट, ध्यान रखना, शंट फील्ड करंट ISH होगा। शंट फील्ड करंट ध्यान रखना, ISH यानी शंट फील्ड करंट। और शंट फील्ड करंट का मान, शंट फील्ड प्रतिरोध दे रखा है दोस्तों इसने। ठीक है। क्या दे रखा है? शंट फील्ड प्रतिरोध यानी RSH। शंट फील्ड प्रतिरोध का मान कितना हुआ? 440 हो। हमें कह रहे हैं शंट फील्ड करंट का मान ज्ञात करो, हो जाएगी। देखिए हमने कहा कि जो शंट जनित्र होता है उसमें होता है ISH बराबर V/RSH होता है। वोल्टेज का मान कितना हुआ? 220। शंट फील्ड प्रतिरोध का मान कितना हुआ? 440। 0 से 0 बाई 2 44 2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पीयर। इन दोस्तों ऑप्शन इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि एक डीसी मोटर के बिना किसी लोड की गति 2000 आरपीएम है, फुल लोड की गति 1900 आरपीएम है, इसकी वोल्टता नियमन कितना होगा? यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सूत्र होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए VNL माइनस VFL इंटू 100। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करवा है, क्योंकि यह मान परसेंट में दे रखा है तो हम परसेंट लगा लेते हैं यहाँ।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है कि VNL नो लोड वोल्टेज होती है, इसके जगह क्या होता है फुल लोड वोल्टेज का मान आता है, ठीक है। नो लोड की जगह फुल लोड वोल्टेज का मान, ठीक है। यह दोनों मान समान होंगे, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों इसमें नो लोड वोल्टेज 1900 माइनस 2000 बटे 2000 इंटू 100। तो हम कह सकते हैं इसमें से इसको माइनस घटा है, तो हम कह सकते हैं 100 बटा 2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 से 10 को 5 बार, यानी 5% इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5% आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज नियमन का मान कितना आया? 5%, इन ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित खालिस्तान से किया जा सकता है। बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम कह सकते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम द्वारा, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम द्वारा। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में पोल शूज पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं, ध्यान रखना। डीसी जनरेटर में पोल शूज पोल के साथ दोस्तों काउंटर संक स्क्रूज के द्वारा, ध्यान रखना, काउंटर संक स्क्रूज के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों इसका होगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, काउंटर संक स्क्रूज के द्वारा। एक स्टार संबद्ध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? देखिए लाइन वोल्ट पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फेज देखो लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज, इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो लाइन वोल्टेज का मान इसमें हमें ज्ञात करना है, तो लाइन वोल्टेज के लिए हम 1.732 इंटू 200 करते हैं, ठीक है। 1.732 इंटू 200 करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आ जाएगा, जो लाइन वोल्टेज होगा वो हो जाएगा दोस्तों 346.4 वोल्ट। 346 किस में आ रहा है? 346.4, यानी ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 150 ओम, 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़ी हुई हैं तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए समान मान के होते तो हम क्या करते, डायरेक्टली इनको 3 गुना कर देते, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 समान मान जुड़े हैं, स्टार में जुड़े हैं, डेल्टा में करना है तो 3 तिया 9 गुना कर देते हैं, 9, जो प्रतिरोध मान क्या उतना होगा 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग प्रकार से हैं, काफ़ी बड़े मान दे रखे, तो हमें इसके लिए एक सूत्र अप्लाई करना होगा, ठीक है। सूत्र क्या है? मान लीजिए पहले R1 का मान ज्ञात करें, तो हम कह सकते हैं R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बटे R1, इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए R2 का लिखेंगे तो हम कह सकते हैं जो ऊपरला ऑडिशन है ये सूत्र है, इसको इसी प्रकार से यहाँ टाइप करना है, ठीक है। जब R2 का मान यहाँ ज्ञात करेंगे तो यहाँ R2 का R1 का मान लिखा है, यहाँ R1 है तो R1 का मान, यहाँ R2 है तो R2 का मान लिख देंगे, बस फ़र्क इतना है। इस प्रकार से जो टोटल है, इस प्रकार सूत्र को यूज़ करके जो इसका मान है इसको एक्यूरेट इसमें रखना है। जैसे रखोगे तो आपको दोस्तों आंसर प्राप्त हो जाएगा जो ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है ना दोस्तों, 780 ओम, 260 और 312 ओम, इस प्रकार से, यानी ऑप्शन ए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आप जो मैंने अभी बताया, जो फॉर्मूला बताया उसका यूज़ करना है आपको सिंपली तरीके से। डीसी शंट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषताएं क्या है? डीसी शंट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषताएं दोस्तों होती है रैखिक होती है, ध्यान रखना। डीसी शंट मोटर के बारे में बात कर रहे हो तो डीसी शंट मोटर की रैखिक होती है, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर को किस प्रकार कहा जा सकता है? तो दोस्तों हम मोटर को कह सकते हैं कि वो दोस्तों मोटर कम्यूटेटिव कंपाउंड होती, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स की क्या करता है, मदद करता है, तो उसको दोस्तों हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें एक ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर में होता है 5M बराबर होता है दोस्तों 5SH प्लस 5SE, उस प्रकार ये क्या होता है दोनों में जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले एयर कोर कंडक्टर कॉइल में तांबे के तार के 500 टर्न है जो कि 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजारे जाने पर 10 मिली वेबर का
चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है तो इसका स्वयं प्रेरण कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, स्वयं प्रेरण की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं तो L बराबर N फाई बटे L होता है। N का मान कितना दे रखा है, N का मान दे रखा है दोस्तों 500 टर्नों की संख्या। फाई का मान कितना दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 10 मिलीवेबर दे रखा है, अभी बताया था। और जो L का मान है, ठीक है, तो L का मान भी कितना दे रखा है 10, तो 10 से ये 10 कट गए, 500 मिली हेनरी। ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए आपको सिंपली तरीके से क्या करना होगा कि ये पूछ रहा है कि अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, वो कौन से होते हैं, टर्न्स होते हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पिन कितना होगा। तो डायरेक्टली हम ज्ञात कर सकते हैं 5/6 इंटू अपॉन कितना है 80, 36 18 30, 5 15 यानी कि 150, यानी ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक अल्टरनेटर की पावर फैक्टर का निर्धारण इसके खालिस्तान से होता है। जो अल्टरनेटर है उसके पावर फैक्टर का निर्धारण होता है दोस्तों किससे, तो हम कह सकते हैं जो पावर फैक्टर का मान कितना है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो उसका निर्धारण होगा हम कह सकते हैं वो लोड के मान से होगा कि कितना लोड को सहन कर सकता है, वो उसका क्या होता है पावर फैक्टर होता है। तो हम कह सकते हैं जो अल्टरनेटर में पावर फैक्टर का निर्धारण दोस्तों इसके लोड से होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है। एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक लीड होती है दोस्तों वो बस बार से जुड़ी हुई होती है, बस बार से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग में खालिस्तान रहता है। देखो दोस्तों 3 फेज की बातें कर रहा है तो हम सिंपल सी बात है, हमें जो आंसर होगा फेज से बाहर 120 डिग्री। ठीक है, 3 फेज की बात करता है तो अगर मान लीजिए 2 फेज की बात करता है तो हम कह सकते हैं दोस्तों 90 डिग्री का होगा। ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर के तुल्य किस प्रकार हो सकता है। तो हम कहते हैं दोस्तों जिसमें क्या होती है 58% टैपिंग होती है, वो इस प्रकार से इसके तुल्य होता है। स्टार डेल्टा स्टार्ट इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर में कल्पना करवा रहा है तो हम कह सकते हैं 58% टैपिंग से होता है, ध्यान रखना 58% टैपिंग से होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश पैदा किस कारण होता है कि कोई मान लीजिए उसके अंदर जो बल्ब है लैंप है उसके अंदर क्या होगी गैस या वाष्प का आयनीकरण के कारण जो गैस भरी जाती है उसका आयनीकरण होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो लैंप है वो धीरे धीरे प्रकाशित होने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं जो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा सी आंसर, यानी किसी गैस या वाष्प का आयनीकरण के कारण। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस क्या होती है कि जिसमें निम्न प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस को हम कह सकते हैं अग्र अभिनीति भी कह सकते हैं। तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में होता है निम्न प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। एक एफईटी या एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जो एफईटी होती है वो एक ध्रुवीय उपकरण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एफईटी होती है दोस्तों एक ध्रुवीय उपकरण है, ध्यान रखना। मान लीजिए द्विध्रुवीय उपकरण की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं एक होता है डायक और एक होता है ट्रायक। ये क्या होते हैं दोनों द्विध्रुवीय उपकरण है, यानी बायो डायरेक्शनल डिवाइस है। जबकि जो एफईटी होती है ये यूनि डायरेक्शनल यानी एक दिशा युक्त होती है, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न से कौन से रोधन वर्ग का 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकते हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री के लिए होगा दोस्तों, सिंपल सी बात करें हम तो वर्ग वाई, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको। इसमें होता है देखो वाई ए ई बी एफ एच सी। मान ली वाई का पूछे तो 90 डिग्री, ए का पूछे तो 105, 120, 130, 155, 180
और ये होता है दोस्तों जैसे 200 या 250 तक इसका मान माप सकते हैं। हमें पूछा किसका है कि 90 डिग्री किस में तापमान होगा, तो हम कह सकते हैं वाई में, यानी ऑप्शन ए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों ज़्यादातर जो एग्जाम पूछा जाता है वाई का या फिर हम कह सकते हैं सी का, यानी 200 से 250 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? ध्यान रखना 132 किलोवोल्ट मानक संचरण वोल्टेज है, 400 किलोवोल्ट भी है, 750 है, लेकिन 222 नहीं है, 220 है। ध्यान रखना 222 की जगह अगर 20 आता तो ये क्या होता, सही होता। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, मानक संचरण वोल्टेज नहीं है कि पूछ रहा है हमें, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 20 में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई खालिस्तान पर निर्भर करती है। केबल में सुचालक होती है, सुचालक क्या कर सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। तो रोधन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है, तो हम कह सकते हैं जो रोधन की परत की मोटाई दोस्तों, तो वो वोल्टेज मान पर निर्भर करती है। ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक केबल में न्यूनतम पारद्युतिक गुण खालिस्तान पर होता है। एक केबल में न्यूनतम पारद्युतिक या हम कह सकते हैं पैरावैद्युतिक गुण खालिस्तान पर होता है, तो हम कह सकते हैं जो पैरावैद्युतिक गुण होता है वो दोस्तों किस पे हो सकता है, तो कह सकते हैं आवरण पर हो सकता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? तो देखिए ऑप्शन दिख रहा है हमें बी, यानी चांदी। तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से घुमाव में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना डेल्टा संयोजन का उपयोग कौन से घुमाव में किया जाता है? अब देखिए हमें किसकी बात कर रहा है, डेल्टा संयोजन। तो हम कहते हैं डेल्टा संयोजन में दोस्तों वितरण परिणामित्र के प्राथमिक के रूप में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है। वितरण परिणामित्र यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवमंदक घुमाव खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवमंदक घुमाव खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो अवमंदक घुमाव के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि हंटिंग को रोकने के लिए अवमंदक घुमाव का उपयोग किसके लिए जाता है, हंटिंग को रोकने, या हंटिंग को रोकने किसकी, यानी डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अवमंदक घुमाव खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है, तो हंटिंग को रोकने के लिए। ठीक है। 1000 वोल्ट तक के केबलों को खालिस्तान द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो हम दोस्तों कि 1000 तक की जो वोल्टेज केबल होंगी उसको निम्न वोल्टेज यानी लो टेंशन द्वारा, जो लो टेंशन केबल होती है उसके द्वारा उसको दर्शाया जाता है, निम्न तनाव केबल। एक होती है उच्च तनाव यानी हम कह सकते हैं हाई टेंशन, एक होती है सुपर टेंशन, एक अतिरिक्त उच्च तनाव यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक होती है एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन। ठीक है। इस प्रकार मैंने सबको बता दिया आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। स्कॉट संयोजन में टीजर परिणामित्र के घुमावों को तटस्थ बिंदु खालिस्तान के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों ये करता है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो कुछ इस प्रकार से होता है इसका। ठीक है। ये क्या होगा, फेज सेकेंडरी में होगी या वाइंडिंग, ये भी क्या होगी, ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो हम कह सकते हैं कि आर वाई और बी इसके एक दिए भाग से न्यूट्रल निकाला जाता है। तो ये कह रहा है स्कॉट संयोजन टीजर ट्रांसफार्मर के घुमाव तटस्थ बिंदु खालिस्तान अनुपात में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो अनुपात होता है उसके लिए दोस्तों 2:1 होता है। ठीक है, 2:1। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण खालिस्तान निर्मित होते हैं। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण खालिस्तान निर्मित होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अदहनीय पदार्थों से उसके आधार और आवरण निर्मित होते हैं, अदहनीय पदार्थ, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स खालिस्तान के संबंध में अति किफ़ायती होते हैं। तो हम कह सकते हैं केवल लंबाई के संबंध में ध्यान रखना, केवल लंबाई के संबंध में अधिक किफ़ायती होते हैं। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटके पर टीआरएस केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है। जो गुटके पर टीआरएस केबल प्रयुक्त की जाती है वो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन दे रखे इसमें, जो ऊर्जा और जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते, जो वातावरण में प्रकट होते हैं, जहाँ अम्ल व क्षारक उपस्थित होते हैं, आग का खतरा उपस्थित होता है,
नम क्षेत्र पर, तो हम कह सकते हैं TRS केबल का उपयोग दोस्तों जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते उन स्थानों के लिए उपयुक्त होती है, ध्यान रखना, उन स्थानों के लिए उपयुक्त होती है, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव के कारण फ्यूज परिचालित होता है, ध्यान रखना, विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव के कारण फ्यूज परिचालित होता है। तो फ्यूज का परिचालित होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज परिचालित होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5 एम्पीयर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिंड ताम्र तार का सही आकार, तो दोस्तों 5 एम्पीयर के लिए दोस्तों होता है 35 SW। ठीक है, 5 के लिए कितना हुआ 35 SW, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है, विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों उसको भंजन वोल्टता कहते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है, तो हम कहते हैं दोस्तों जो लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया रिसाव आवेशन कहलाती है, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपकृत्य खालिस्तान होता है, एडिशन सेल या क्षारीय सेल, इस प्रकार हम इसको अलग अलग नाम से, या तर सेकेंडरी सेल, इस प्रकार से नाम पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, तो हम कह सकते हैं अपघट्य के रूप में KOH प्लस LiOH का, यानी LiOH को क्या कह सकते हैं लिथियम हाइड्रेट, या इसको हम कह सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रेट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, तो ऑप्शन में दोस्तों सी ऑप्शन है, इसमें दे रखा है KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसामल बैटरी में फिल्टर को क्यों प्रदान किया जाता है दोस्तों, फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है, जो 77वां क्वेश्चन है उसके लिए। देखिए गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है कि गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है, और जो थर्ड है वाष्प के माध्यम से अम्ल हानि को पुनः प्राप्त करने के लिए, और ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को घटाने के लिए, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो सीसामल बैटरी है इसमें फिल्टरों को गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए प्रदान किए जाते हैं। मान लीजिए बैटरी अगर मान लीजिए आपकी फुल चार्ज हो जाती है, उससे क्या होती है कि गैस निकलने लग जाती है, उस गैस को सुगमता से बाहर निकालने के लिए फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है, यानी फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑप्शन इसमें ए आंसर, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है न ही EMF स्रोत होता है खालिस्तान कहलाते हैं। न तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है और न ही कोई EMF स्रोत होता है दोस्तों, उसको कहते हैं निष्क्रिय परिपथ, निष्क्रिय परिपथ। ठीक है, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट्स, एक होता है पैसिव कंपोनेंट्स। तो पैसिव कंपोनेंट्स यानी निष्क्रिय परिपथ, एक्टिव कंपोनेंट्स यानी सक्रिय परिपथ। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत नहीं होता है ना ही कोई EMF स्रोत होता है, तो हम कह सकते हैं निष्क्रिय परिपथ होता है। ऐसा कौन सा परिपथ होता है, निष्क्रिय परिपथ, ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो हम कहते हैं दोस्तों कूलाम्ब का नियम द्वारा इसका मान निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है, संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए दोस्तों लीकेज प्रतिरोध को जिम्मेदार माना जाता है, ध्यान रखना, लीकेज प्रतिरोध को जिम्मेदार माना जाता है, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहा जाता है, कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टॉर्क को दोस्तों हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग टॉर्क कह सकते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है, ध्यान रखना, ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ओम मीटर में क्या होता है कि एक तो स्थिर प्रतिरोधक होता है,
एक परिवर्तित प्रतिरोधक होता है, जबकि कौन नहीं होता, तो हम कहते संधारित्र नहीं होता, ध्यान रखना ओममीटर में, और इंडक्टर भी नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सी और डी यानी कि ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है ओममीटर परिवर्तन में नहीं होता है, तो संधारित्र और इंडक्टर नहीं होते, जबकि प्रतिवर्ती प्रतिरोध और स्थिर प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है, तो हमने कहा कि करंट के मान को माप सकता है, ठीक है, वोल्टेज के मान को माप सकता है, प्रतिरोध के मान को भी माप सकता है। अभी जो इसमें एक्स्ट्रा जो ऑप्शन दे रखा है वो दोस्तों तापमान दे रखा है, ठीक है। तापमान के मान को माप नहीं सकता, लेकिन क्या दे रखा है इसमें जो 4 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन दे रखा है इन सब, तो हम कहते हैं दोस्तों इन सब ऑप्शन हमारे लिए बेटर रहेगा ठीक करने के लिए, ठीक है। करंट, प्रतिरोध, वोल्टेज तीनों तो नापता है, क्योंकि AVO मीटर भी कह सकते हैं, ध्यान रखना मल्टीमीटर को, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्विच, कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कंट्रोल स्प्रिंग के लिए फास्फोरस कांसे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक, स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक होता है दोस्तों थर्मोस्टेट होता है, ध्यान रखना। जो तापमान को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला घटक होता है थर्मोस्टेट स्विच होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। भारत में एसी पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या है, तो सभी जानते हैं 50 हर्ट्ज है, जबकि USA की बात की जाए तो उसमें कितनी है 60 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से क्या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है। निम्न में से क्या पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ कौन से होंगे, तो इसमें देखो सभी जो पदार्थ दे रखे हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पदार्थ हैं। लीड, जिरकोनेट टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट, पोटेशियम नियोबेट और लिथियम नियोबेट, इन सभी, यानी ऑप्शन दोस्तों इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी स्थापना के लिए निम्नलिखित में किस वायरिंग की अनुशंसा की जाती है। अस्थायी स्थापना के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं क्लिट वायरिंग को अस्थायी वायरिंग भी कहा जाता है, इसलिए अस्थायी स्थापना के लिए क्लिट वायरिंग को वरीयता दी जाती है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी लैंप या कौन सा लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है, ध्यान रखना। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश देता है। एक वर्णीय प्रकाश कौन सा रंग कौन सा देता है, तो हम कह सकते हैं इनमें से कौन सा लैंप मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों सोडियम वेपर लैंप है ना, जो एक मोनोक्रोमेटिक का अर्थ क्या होता है एक वर्णीय, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन इसमें ए, यानी सोडियम वेपर लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर घटक नहीं है यानी उसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो हम कह सकते हैं ब्रीदर का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, टेप चेंजर भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है, बकोल्स रिले भी होता है, और ऑप्शन जो बचा हुआ है पांचों इनमें से कोई नहीं, तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर घटक है इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब घटक नहीं है की बात कर रहा है। बाकी जो ऑप्शन चारों दे रखे हैं वो घटक हैं इसके, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें हम मान सकते हैं कि ऑप्शन ई इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है। दोस्तों हम कह सकते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग टर्नों का अनुपात कितना होता है, इसमें 1:1 होता है, ध्यान रखना। इसके लिए द्वितीय वोल्टेज और प्राथमिक वोल्टेज में जो टर्न अनुपात होता है ये क्या होता है समान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है, ध्यान रखना। तरंग वाइंडिंग में हमने कहा लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम तरंग वाइंडिंग कह सकते हैं। जो तरंग वाइंडिंग में क्या होता है समानांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, ठीक है। मान लीजिए डुप्लेक्स की बात करता है तो 2 × 2 यानी 4 हो सकती है, लास्ट ये हो सकता है, बाकी जो होती है वो 2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक 3 पेज अल्टरनेटिंग आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं, तो इसमें स्लॉट का कोण क्या होगा। स्लॉट का कोण यानी वैद्युतिक डिग्री ज्ञात करवा रहा है, तो वैद्युतिक डिग्री ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र होता है, देखो सिंपल सा है,
वैद्युतिक डिग्री ज्ञात करने सूत्र होता है दोस्तों 2π/p/2। तो हम कैसे 2 × 180। पोलों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 8, 2 से 4 बार, जैसे इसका टोटल किया 1440। ठीक है, कितना आया 1440। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि स्लॉट कोण ज्ञात करो। तो स्लॉट कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कुल वैद्युतिक डिग्री बटा स्लॉट की संख्या। कुल वैद्युतिक डिग्री कितनी आई 1440 बटे स्लॉट की संख्या कितनी आई 120, यानी 12 से 12, यानी 12 जो होंगे स्लॉट की संख्या कितनी होगी जो वैद्युतिक डिग्री 12 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बिल्कुल ये क्या हुआ असत्य की पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ, प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीयक से प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल। और चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होता है, हाँ। प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, असत्य की पूछ रहा है। बाकी तो क्या है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं सत्य है भाई। जो ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल जोड़ा जाता है। सेकेंडरी को इसमें दे रखा है कौन सा असत्य है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो सभी असत्य है। इसमें देखो प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, नहीं। सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको लोड के साथ जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। तो मतलब ऑप्शन इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर नमी के प्रवेश को रोकने के ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हम कहते हैं सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हुआ। बात की जाए कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो उसको नीला होता है, जबकि नमी अवशोषित करने के बाद बैंगनी हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर अधिकतम वोल्टेज विनिमय तब होता है जब लोड पावर फैक्टर खालिस्तान होता है। तो लोड पावर फैक्टर इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है, ध्यान रखना। लोड पावर फैक्टर का मान क्या होता है दोस्तों? लोड पावर फैक्टर का मान लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार ध्रुव सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? समांतर पथों की भाई देखो लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग, तो हम कह सकते हैं लैप वाइंडिंग है। सिंप्लेक्स की बात कर रहा है तो मुझे सिंप्लेक्स में ए बराबर पी होता है, जितनी पोलों की संख्या उतनी समांतर पथों की संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं इसमें 4 है, तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, यानी ऑप्शन बी में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच खालिस्तान है यदि ध्रुव और स्लॉट की संख्या 4 और 28 है। ध्रुव पिच खालिस्तान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ध्रुव पिच या पोल पिच बराबर क्या होता है? स्लॉट की संख्या बटा पोल्स की संख्या। तो स्लॉट की संख्या कितनी देगा? 28 बटे पोल्स की संख्या 4, तो 4 7 28 यानी 7, यानी 28 बटा 4 7 28 यानी 7। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर परिचालित होते हैं? ध्यान रखना, जो फिलामेंट लैंप होते हैं वो दोस्तों वो हम कह सकते हैं इकाई पावर फैक्टर पर परिचालित होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्क की आवश्यकता नहीं होती? ध्यान रखना, भू संपर्क की आवश्यकता के लिए हम दोस्तों कह सकते हैं कि देखो वास्तविक मशीन में भू संपर्क होना ज़रूरी है, रेफ्रिजरेटर में भी ज़रूरी है और विद्युत कुकर में ज़रूरी है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर में जो भू संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी से संबंधित है जो आपके पूरे जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के वो कंप्लीट हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम देखो एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एग्जाम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके।